सो हम लोग ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देख लिया, जैसे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेशन है वो हम लोग अभी देखेंगे। लेस म्यूनसिपल टैक्सेस, अगर आपने घर का म्यूनसिपल टैक्स पे किया होगा तो आपको यहाँ से डिडक्ट करना है, सो यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ से आपको दो डिडक्शन माइनस करने हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, जो आपको सभी के लिए है, 30% आप माइनस करोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, अगर आपने घर भाड़े पे लिया है, सॉरी मतलब अगर आपने घर लोन पे लिया है और फिर आप उसको भाड़े पे चढ़ा रहे हो तो आपको रेंट तो आ रहा है लेकिन आपने इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा आपको। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ से माइनस करने मिलेगा, तो यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है ये फॉर्मेट सबको? यस। ओके ठीक है। तो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा उसके पहले, हाँ वही है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मतलब हम लोग ने जो फॉर्मेट देखा वो फॉर्मेट का थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट है ये। एक एक पॉइंट को यहाँ पे इलेबरेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हम लोग को जो देखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो आप बुक में, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको सम भी दूंगी। क्योंकि अगर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने आ गया ना तो फॉर्म पूरा कुछ है ही नहीं ना, फिर फॉर्मेट में तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपको मालूम है म्यूनसिपल वैल्यू एक बार पता चल, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक बार पता चला आपको, क्योंकि वो आपको रेंट लेना है, वहाँ पे एनुअली रेंट लेना है। उसमें से आपको म्यूनसिपल टैक्स अगर आपने घर का कुछ पे किया होगा तो माइनस करो, फिर आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। उसके ऊपर आप 30% डिस्काउंट ले लो, लाइक डिडक्शन ले लो। फिर अगर इंटरेस्ट कुछ पे कर रहे हो आप घर का तो आप माइनस करो, नहीं तो फिर आपको नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा डायरेक्टली। ये फिक्स फॉर्मेट है, आपको पहले फॉर्मेट लिख लेना है। क्लियर हुआ ये फिक्स फॉर्मेट? सो हम लोग पहले देख रहे हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो आपको यहाँ पे फर्स्ट बोला है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। मतलब आपके पास यहाँ पे दिया होगा फेयर रेंट, आपको पता होगा, म्युनिसिपल वैल्यू आपको पता, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स नहीं बोल रही हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू बोल रही हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, मतलब आपको जैसे कि फेयर रेंट पता है, म्युनिसिपल वैल्यू पता है, दोनों का आप कंपेयर करो। विच एवर इज हायर, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लोगे, जैसे कि आपका फेयर रेंट है, मैं बोल रही हूँ 2 लाख रुपए, एग्जांपल लो। फेयर रेंट है 2 लाख रुपए, म्युनिसिपल वैल्यू है 3 लाख रुपए, विच एवर इज हायर 2 लाख और 3 लाख? 3 लाख। सो विच एवर इज हायर में आपको 3 लाख रुपए लेना है। सो ठीक है, 2 और 3, सो विच एवर इज हायर इज दैट इज 3, तो 3 लाख को आप साइड में रखो। उसको आपको कंपेयर करना है, 3 लाख जो आपको अमाउंट आया उसको आपको कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट है। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं वैसे एक स्टैंडर्ड रेंट भी है। स्टैंडर्ड रेंट मतलब ये प्रॉपर्टी का इतना स्टैंडर्ड तो आना ही चाहिए, अगर आपने भाड़े पे दिया तो स्टैंडर्ड बोला है। अगर छोटा सा एरिया है तो वो एरिया का इतना रेंट तो आना ही चाहिए, ऐसा एक स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट है, तो वो स्टैंडर्ड एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, फॉर एग्जाम्पल से आप बोलो ये स्टैंडर्ड रेंट जो है आपका 1,50,000 है, तो हम लोग ने फेयर रेंट 2 लाख रुपए था, म्यूनसिपल वैल्यू 3 लाख था, सो 2 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर में हमने 3 लाख रुपीज लिया। वो 3 लाख को आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट मैंने आपको कितना बोला? 1,50,000, तो विच एवर इज लोअर 1,50,000। ठीक है, सो 1,50,000 को आपको अभी कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ। मतलब जैसे जैसे आप कंपेयर करते जा रहे हो एक एक अमाउंट आपको मिलता जाएगा, उसको आपको नेक्स्ट स्टेप के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि आपको स्टैंडर्ड रेंट मिला 1,50,000, सो विच एवर इज लोअर में आपको 1,50,000 मिला, सो आप उसको रखो 1,50,000 को साइड में। अभी आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ, मतलब आपने एक्चुअली भाड़े पे कितने में दिया है, कितना आप रेंट ले रहे हो वो आपका एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल से आपने उसको बोला 10,000 महीना, तो 12 महीने का कितना हो गया 1,20,000। सो अभी आप कंपेयर करो 1,50,000 और 1,20,000 विच एवर इज हायर। क्लियर हुआ? क्योंकि आपको ए पार्ट में से कंपेयर करते करते आपको स्टैंडर्ड रेंट के बाद कितना अमाउंट मिला था? 1,50,000 मिला था। हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया था ना, फेयर रेंट मेरा जो था वो 2 लाख रुपया था। हाँ। हाँ, म्यूनसिपल वैल्यू 3 लाख, सो यहाँ पे मुझे 3 लाख मिला विच एवर इज हायर। वो 3 लाख को मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट दैट इज 1,50,000, तो 3 लाख और 1,50,000 विच एवर इज लोअर दैट इज 1,50,000, मतलब आपको ए पार्ट का 1,50,000 मिल गया। क्लियर हुआ?
फिर आपको बी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। 1,50,000 को आप किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करोगे। एक्चुअल रेंट मतलब आपने कितने में एक्चुअली भाड़े पे दिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से 10,000 भाड़ा आपने मंथली बोला, तो 1,20,000 हो गया। सो अभी आप कंपेयर करो 1,50,000 और 1,20,000, विच एवर इज हायर। सो आपका जीएवी यहाँ पे वही बोला है कि जीएवी इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ए और बी, विच एवर इज हायर। तो ए में आपको 1,50,000 अमाउंट मिला, बी में आपको कितना मिला? 1,20,000, क्योंकि 10,000 रुपया महीना भाड़े पे दे रहे थे। तो यहाँ पे हायर पार्ट जो है वो ए है, बिकॉज 1,50,000 इज हायर। तो यहाँ पे आपका जीएवी कितना आया? 1,50,000। क्लियर हुआ? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं जीएवी? क्लियर है? ये किसी को डाउट है? Yes. किसी को डाउट है? नहीं ना, मतलब आता है ना आपको जीएवी कैलकुलेट करने, अगर दिया तो कर लोगे। Yes. Yes. ओके, जरा इसका सॉल्व करके बताना जीएवी कितना आएगा। ये एग्जांपल नोट डाउन करो बुक में और मुझे सॉल्व करके बताओ जीएवी कितना आएगा। जैसे मैंने जो आपको बताया वही फॉर्मेट आपको लेना है। पहले आप फेयर रेंट ले लो, फिर म्युनिसिपल ले लो, विच एवर इज हायर वो कंपेयर करो। फिर जो अमाउंट आएगा उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, उसमें अमाउंट ले लो विच एवर इज लोअर। फिर वो जो अमाउंट आएगा लोअर वाला उसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट के साथ। फिर दोनों में से देखो विच एवर इज हायर, तो आपका जीएवी का अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्चुअल रेंट मीन्स क्या, जितना आपने एक्चुअली भाड़े पे दिया रहेगा, जहां से आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो एक्चुअल रेंट तो समझ में आता है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट का डिस्कशन किया था कि ये कंट्रोल एक्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने इसका भी एक्ट बनाया है कि अगर आप कोई भी पोर्शन एरिया अगर आप भाड़े पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, तो इतना रेंट तो आना ही चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल अकाउंट में बताया है। ठीक है, तो इसका भी एक कंट्रोल अकाउंट है। ठीक है, एक्ट है मतलब। फिर अगर बात करोगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, ये फेयर रेंट मतलब क्या, आपको क्या लगता है? फेयर मतलब रेंट मतलब क्या होगा? क्या हो सकता है फेयर रेंट मतलब? जैसे एक्चुअल रेंट मतलब आपने एक्चुअली कितना भाड़े पे दिया, एक्चुअल जितना रेंट आ रहा है आपको। स्टैंडर्ड मतलब गवर्नमेंट ने आपको एक्ट में बताया ही है इतना आना चाहिए। फेयर रेंट आप बोल सकते हो लोकेलिटी के हिसाब से। जैसे कि आप बैंड्रा साइड जाओगे तो आपको वहां पे रेंट साइड ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि वो वहां पे कोई भी आप एरिया लो, हाउस प्रॉपर्टी लो, कमर्शियल एरिया लो या रेसिडेंट के ले लो, कोई भी आप रेंट पे लो, वहां पे आपको हाई फाई लगेगा क्योंकि सी व्यू वाला रहता है। तो वहां पे वो लोग आपसे रेंट ज्यादा लेंगे, मतलब ये लोकेशन लोकेशन के हिसाब से है। फेयर रेंट मतलब क्या, लोकेशन के हिसाब से रहेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे पालघर बोईसर साइड, सुना है ना नाम? नाम सुना है ना सब लोग ने? हेलो? हाँ, सो अगर आप हाँ. पालघर या बोईसर साइड जाओगे तो वहां पे आपको रेंट इतना नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे इतना लोकेलिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रेंट इतना नहीं है। तो वहां पे आपको रेंट कम ही लगेगा। हो सकता है आपको जहाँ पे बैंड्रा वगैरह में आपको 80,000 या 1,00,000 रुपए भाड़ा लग रहा होगा डे मंथली का, यहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे 20 या 30,000 में मिल जाए वही एरिया। तो ये लोकेलिटी के हिसाब से होता है, फेयर रेंट इज लोकेलिटी के हिसाब से। और म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स ये म्युनिसिपल ऑफिसर्स जो होता है, ये नगर पालिका वगैरह जो बीएमसी वगैरह में जो बैठते हैं, लोकल अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो लोग के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि यार इतना तो इतना होना ही चाहिए। अगर आपने इतना से इतना रेंट भाड़े पे दे रहे हो, इतना पोर्शन, तो आप इतना रेंट ले सकते हो। तो वो लोग ने भी एक डिसाइड किया हुआ एरिया के हिसाब से। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको एग्जाम लाइक देख पूरा समझा दिया, क्लियर कर दिया। फेयर एंड मतलब लोकेलिटी के हिसाब से आप बोल सकते हो। म्युनिसिपल वैल्यू लाइक म्युनिसिपल ऑफिसर्स वगैरह डिसाइड डिसाइड करते हैं। आपको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड रेंट का कंट्रोल एक्ट है एक, वहाँ पे बताया है गवर्नमेंट ने। फिर एक्चुअल रेंट लाइक आपको पता ही है कि एक्चुअली आप कितना रेंट रिकवरी कर रहे हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? हाँ मैम. ठीक है, तो ये एग्जांपल है, जरा सॉल्व करके बताना मुझे जीएवी कितना आएगा। मुझे जीएवी कैलकुलेट करके दो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सब लोग लिख के करना, या फिर ओरली कर रहे हो तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। लिख के फटाफट हाथ बैठ जाएगा आपको।
ये 5 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सॉल्यूशन पर्पस के लिए। जैसे कि फर्स्ट वाला जो था वो हम लोग ने देख लिया, फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू जो भी हायर रहेगा वो कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विचएवर इज लोअर कंपेयर विद मैम एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे आपको 7 लाख आ गया था, ठीक है, जीएवी। सेकेंड वाले केस में एग्जाम्पल है ये, आपको 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे जो आपको सॉल्व करने हैं। ये सेकेंड वाले का जीएवी निकालो जरा। 6 लाख 6 लाख, ठीक है। फेयर एंड और म्युनिसिपल वैल्यू हायर में आपको 8 लाख रुपीज आया, क्योंकि 8 और 5 विचएवर इज हायर 8 लाख। कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो 8 लाख और 6 लाख विचएवर इज हायर लोअर 6 लाख। फिर आपके पास एक्चुअल रेंट जो है 50,000 पर मंथ बोला, दैट इज 6 लाख ही आएगा। 6 लाख सो 6 लाख और 6 लाख विचएवर इज हायर में आपको 6 लाख ही आएगा। तो ये एग्जांपल में जीएवी इज इक्वल टू 6 लाख। थर्ड एग्जांपल देखो। 9 लाख सब लोग का आ रहा है क्या आंसर? अंकुर 9 सॉल्व कर रहे हो कि 9 नहीं? lakhs. Yes, 9 ma'am. lakh. आ रहा है आंसर? बताओ सर, इसका आंसर क्या आएगा? 9 lakh है मैम. 9 lakh, ma'am. किया आपने सॉल्व? Yes, आप ma'am. सुन के बता रहे हो? तस्मीन नहीं, का? ma'am. अच्छा, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 9 लाख, बिकॉज 9 लाख और 9 लाख विचएवर इज हायर 9 लाख। सो एग्जांपल 4। 50. 19. 14 लाख 14 लाख 14 लाख सबका आ रहा है आंसर? 14. फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू में आपको विचएवर इज हायर में 19 लाख मिला, कंपेयर किया तो आपको 14 मिला। फिर यहाँ पे आपको कंपेयर करना एक्चुअल रेंट के साथ, एक्चुअल रेंट आपने कम लिया है यहाँ पे, तो आपका स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है, तो हायर में आपका जीएवी जो आएगा वो 14 लाख आएगा। सो नेक्स्ट देखो। 6 lakh. 50,000. 90,000 90,000, ठीक है। फेयर एंड और म्युनिसिपल वैल्यू 50 और 60, हायर 60। फिर जो हायर 60 आया उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट, दैट इज 40, विद लोअर में भी 40 आया, एंड एक्चुअल रेंट आप ज्यादा ले रहे हो 90, सो विचएवर इज हायर दैट इज जीएवी आपका जो आएगा वो 90,000 आएगा। तो आपको जीएवी कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग ने एग्जाम्पल पांचों देख लिया, सब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को जीएवी कैलकुलेशन आ गया, तो उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का जो फॉर्मेट था, फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा फॉर्मेट में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा फर्स्ट फॉर्मेट में था, वो हम लोग ने कैलकुलेशन देख लिया। सेकंड, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, सो उसका पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, डिडक्शन ऑलवेज ऑन पेड बेसिस। आपने जितना पेड किया होगा उतना हम आपको डिडक्शन देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग ने पहले कैलकुलेशन किया, 5 एग्जांपल देखे उसके, कैसे लेते हैं कैलकुलेशन में जीएवी को। अगर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता चला, उसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स आपका डिडक्शन आपको तभी ही मिलेगा जब भी आपने म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पे किया होगा। पेड बेसिस पे बोला है, फोकस करना पेड बेसिस, पेबल पे नहीं। अगर आप बोलोगे मैं म्युनिसिपल टैक्स पे करने वाला हूँ, दैट इज पेबल, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको डिडक्शन करने देंगे, हम लोग भी अलाउ करेंगे डिडक्शन के लिए बाद में जब आप पे करोगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला पेड किया है डिडक्शन ले लो, लेकिन आगे बोला है कि टू द एक्सटेंड बाय ओनर, जितना ओनर ने पे किया रहेगा, मतलब ओनर के ऊपर
जितना उसने पे किया होगा उसकी जेब से। समटाइम्स क्या होता है मार्केट में, हम लोग घर जिससे भाड़े पे लेते हैं ना, हम लोग ने, ठीक है चलो हम लोग ने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, बट समटाइम्स क्या होता है हम लोग रिकवरी कर लेते हैं टेनेंट से। फॉर एग्जाम्पल से आप ऐसा बोल सकते हो म्युनिसिपल टैक्स मैंने आपको 15,000 पे किया, वो 15,000 में से मैंने फॉर एग्जाम्पल से 5,000 रिकवरी कर लिया टेनेंट से, तो मेरे जेब से एक्चुअली कितना गया, 10,000। सो मुझे यहाँ पे डिडक्शन के लिए म्युनिसिपल टैक्स के लिए सिर्फ 10,000 माइनस करने को मिलेगा, 15,000 नहीं। क्यों? क्योंकि 5,000 ओनर ने नहीं पे किया है, 5,000 क्या किया है, टेनेंट से रिकवरी हो गई है। क्लियर हुआ ये? तो म्युनिसिपल टैक्स में आप ध्यान रखना, आपको अगर आपने पेड किया होगा, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, पेड होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स पेड है, आप डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन पेड किसने किया है, लैंडलॉर्ड ने या टेनेंट ने, वो आपको समझना है। बिकॉज अगर यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने पे किया रहेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ओनर की बात चल रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं उसका। आप बोल रहे हो कि आपने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया इन द करंट ईयर। फॉर एग्जांपल से मेरा करंट ईयर जो है असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है, लेकिन मेरा जो प्रीवियस ईयर है 1920, वो ईयर में मैंने 3 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे करा। मैंने इसके पहले कभी म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया था। मैंने 17-18 का 54,000, 18-19 का 50,000 एंड 19-20 का 45,000, तीनों का टोटल जो भी आ रहा है मेरा 1,49,000 समथिंग कुछ आएगा, उसका टोटल जो है वो मैंने कभी पे किया, मेरे करंट ईयर में पे किया। फर्स्ट लाइन पढ़ना एग्जांपल का, म्युनिसिपल टैक्स पेड इन द करंट ईयर, मैंने तीनों साल का करंट ईयर में पे कर दिया है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बोला है ना, ठीक है, तो हमारा ऊपर कंडीशन क्या था, डिडक्शन ऑलवेज ऑन पेड बेसिस। फिर आप कितना भी पेड करो हम आपको माइनस करने देंगे। क्लियर हुआ? म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे आपने पे किया, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपने कौन से साल का कभी पे किया, हमारे करंट ईयर में आपने पे किया है, हम आपको माइनस करने देंगे, क्योंकि डिडक्शन ऑलवेज ऑन पेड बेसिस। पे किया है आप माइनस कर लो, पिछले 10 साल का भी अगर आपने मेरे करंट ईयर में पे किया है हम आपको माइनस करने देंगे। ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे ये समझना था कि ये सिचुएशन में जो डिडक्शन हम आपको देंगे वो टोटल अमाउंट का देंगे, दैट इज 149। यू विल गेट योर एंटायर अमाउंट डिडक्शन एज अ डिडक्शन बिकॉज यू हैव पेड इन, हमारे करंट ईयर में आपने पे किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो डिडक्शन इज अलाउड, पूरा डिडक्शन अलाउड किया हुआ है, क्योंकि आपने एंटायर अमाउंट है वो पे किया है, हमारे प्रीवियस ईयर में पे किया, पेड किया है। अगर मैं इसमें से बोलती कि मैंने मेरे करंट ईयर में 17-18 का 54,000 और 18-19 का 50,000 मैंने पेड किया है, और 19-20 का मेरा पे करना बाकी है, तो ये सिचुएशन में आपको 54 प्लस 50 दैट इज 1,04,000, तो हम आपको सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के लिए सिर्फ 1,04,000 ही देते हैं। आपने करंट ईयर का पे नहीं किया, हम आपको माइनस करने नहीं देंगे, आपने जितना पे किया उतना ही माइनस करने मिलेगा। क्लियर हुआ? फिर आप कोई भी साल का कभी भी पे करो हम आपको माइनस करने देंगे, क्योंकि हमारा ये म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन है वो पेड बेसिस पे है, जब पे करोगे हम आपको माइनस करने देंगे। क्लियर हुआ? यस। ओके, सो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट है उसका 2 पार्ट क्लियर हो गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो आप अगर आपको पे किया हुआ रहेगा तो ही आप माइनस कर सकते हो, ये सेकंड था म्युनिसिपल टैक्स। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपने म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया। माइनस कभी करोगे आप, जब भी आपने पे किया होगा, फर्स्ट पॉइंट पेड होना चाहिए और वो भी ओनर ने पे किया होना चाहिए। अगर पे किया रहेगा फिर रिकवरी नहीं करने का टेनेंट से, क्योंकि अगर रिकवरी किया तो आपको म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस करने नहीं देंगे। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, सो यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू एक बार अगर आपको मिल जाता है तो नेट एनुअल वैल्यू का 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट इज मैम, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ बोलिए ना। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ना, हाँ तो मतलब क्या प्रीवियस ईयर में पे किया हुआ ना, हाँ, तो उसका टैक्स का जो भी डिडक्शन आपको मिलेगा, टैक्स कब पे कर रहे हैं हम लोग, असेसमेंट ईयर मतलब में पे कर रहे हैं। करंट ईयर में जो पे किया वो नेक्स्ट तो यहाँ पे ईयर होगा म्युनिसिपल ना। टैक्स पेड इन करंट ईयर, करंट ईयर मींस आप उसको प्रीवियस ईयर कंसीडर करो, क्योंकि करंट ईयर मतलब मेरा ईयर कौन सा चल रहा है, 1920 चल रहा है ना, इसके लिए मैंने वहां पे करंट ईयर लिखा है। वहां पे मैंने एक्चुअली 3 साल का पे किया है,
मेरे करंट ईयर में मैंने तीनों साल का पे किया है, हेलो 17 18 का। हेलो, मैं बोल रही हूँ कि म्युनिसिपल टैक्स का जो आपने पे किया है हाँ मैम आवाज करंट ईयर में, हाँ आपने करंट ईयर में पे किया है। सो हाँ करंट ईयर मतलब यहाँ पे मेरे लिए करंट ईयर 1920 है, क्योंकि मेरा असेसमेंट ईयर 2021 है। सो मैं 2021 ईयर में खड़े रह के 1920 का चेक कर रही हूँ, असेस कर रही हूँ। मतलब करंट ईयर इज प्रीवियस ईयर क्या मैम? यस, यस, असेसमेंट ईयर इज जो फाइनेंशियल ईयर यू कैन से दैट। हाँ ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सब करंट ईयर बताने के लिए प्रीवियस ईयर में अगर आपने पे किया है, करंट ईयर आप उसको प्रीवियस ईयर बोल सकते हो, कि आपने अगर हमारे ईयर में पे किया है, सो कौन से भी ईयर का आप पे करो हम आपको माइनस करने देंगे। सो यहाँ पे आपको समझना ये था कि म्युनिसिपल टैक्स में पेड इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। पेड होना चाहिए, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर जो है वो इमटेरियल है, मेरे काम का नहीं है, कोई भी ईयर का होने दो, लेकिन पेड होना चाहिए। क्लियर हो गया म्युनिसिपल टैक्स? यस मैम Yes. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग 30% आपको दे रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी दो पार्ट है, मतलब ये जो डिडक्शन है वो दो है। फर्स्ट इज 24A है, उसके बाद 24B है। सो 24A जो है वो क्या बोल रहा है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जीएवी में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। नेट एनुअल वैल्यू का आप 30% एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। क्लियर हो गया ये? क्यों दे रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्चुअल एक्सपेंसेस हम लोग को मेंटेन करना है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर आपने रिपेयर कराया होगा, कलर कराया होगा, रिनोवेशंस, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा जो भी होगा, शुड ऑलवेज बी इग्नोर। अगर आप बोलते हो कि आपने रिपेयर कराया, कलर कराया, रिनोवेशन कराया, ये सब कराने के लिए आपने अलग से कुछ चार्जेस आपको दे दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है, सो आपको वो इग्नोर करना है। क्योंकि हम लोग आपको फ्लैट डिडक्शन दे रहे हैं 30%। अगर आपने खर्चा नहीं भी किया है घर के पीछे, रिपेयर के पीछे, कलर के पीछे, रिनोवेशन के पीछे, फिर भी हम आपको 30% का नेट एनुअल वैल्यू दे रहे हैं। नेट एनुअल वैल्यू का 30% एज ए डिडक्शन आपको दिया जा रहा है। आप खर्चा करो नहीं करो ये आपका फायदा है, आपके इनकम में से 30% आपको हमेशा दे ही रहे हैं। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ खर्चा किया ही होगा, क्योंकि नॉर्मली होता ही है मार्केट में। तो ये फ्लैट डिडक्शन है 30%। फिर एक्स्ट्रा अगर आप बोलोगे कि कलर कराया, कलर मतलब रिनोवेशन कराया, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा मांगने का नहीं है, वो सब इग्नोर हो जाएगा, शुड ऑलवेज बी इग्नोर। सेकेंड डिडक्शन क्या है 24B के अंदर, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये जो डिडक्शन है हाउसिंग लोन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोन पे ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। तो जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपका इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंस एक्सपेंसेस है। तो यस, तो वो एक्सपेंसेस में से आप, गवर्नमेंट आपको इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने को दे रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो अगर घर मतलब अगर वो घर आपको कमा के दे रहा है तो सो 24B क्या बोल रहा है, आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आपने लोन पे लिया है, उसका अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो यहाँ पे हम आपको माइनस करेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 2017-18 का 54,000 आपने पे किया, 18-19 का 50,000 आप ये भी करंट ईयर में ही पे किया। आप अज्यूम करना कि मेरे प्रीवियस ईयर में ही मैंने पे किया है। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 1920 है मेरा प्रीवियस ईयर। 1920 ठीक है, तो 1920 में से ही मैंने क्या किया, 17-18 में सॉरी 1920 में मैंने 17-18 का 54,000 पे किया, फिर 18-19 का 50,000 भी मैंने पे किया। ठीक है, मेरे प्रीवियस ईयर में। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर का मैंने पे ही नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है उतने, मैंने सिर्फ 1,04,000 ही पे किया है। क्लियर हुआ? मतलब मैं 1920 के ईयर में 17-18 का 54,000 पे करती हूँ, 18-19 का 50,000 पे करती हूँ, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं करंट ईयर का करंट ईयर में पे कर सकूँ। तो मैंने लास्ट ईयर 2 साल का वो उसको कवर अप किया अभी पे करके। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन में आपको डिडक्शन हम कितना दें, क्या लगता है आपको डिडक्शन कितना मिलना चाहिए, तीनों का टोटल, या जितना पे किया है 1,04,000 या सिर्फ 45, क्या लगता है आपको? पेएबल ये बेसिस पे ना यस, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, डिडक्शन नो फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पेएबल बेसिस पे है ये। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको जो डिडक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ 45,000 मिलेगा। ठीक है क्यों? आपने कौन ठीक ये सी, मैंने अभी आपको, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल टैक्स के साथ।
म्युनिसिपल टैक्स में क्या था, भले आपने 3 साल का पे किया था, वहां पे हम लोग ने पेड वर्ड पे फोकस किया था, पेड वर्ड पे फोकस किया था। वहां पे हमने ईयर इंपॉर्टेंट नहीं बताया था कि आपने कौन सी भी ईयर का कभी भी पे किया हो, हमारे प्रीवियस ईयर में पे किया है, हम आपको माइनस करने देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की बात करोगे तो ये जो वर्ड है वो पेबल बेसिस पे है। पेबल बेसिस मीन्स जो अक्रू हो गया, करना ये बाकी है। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, नहीं अक्रूड नहीं होता, आउटस्टैंडिंग होता है, ये पे करना बाकी है ना, अक्रूड मीन्स आपका वो रिसीवेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिडक्शन आपको अगर अंडर सेक्शन 24B लेना है तो यहाँ पे आप सिर्फ हमारे करंट ईयर का ले सकते हो। ईयर इज मटेरियल बट पेमेंट इज नॉट, दैट मीन्स आप इसको कंपेयर करो आपका म्युनिसिपल टैक्स के साथ। म्युनिसिपल टैक्स में वर्ड क्या था, वहां पे पेड वर्ड इंपॉर्टेंट था, ईयर मटेरियल इतना नहीं था वहां पे। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर मटेरियल है, मतलब मेरे को ये कौन से ईयर का पे किया ना वो इम्पोर्टेंट है, पे किया है नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ईयर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मेरे लिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो हाउसिंग लोन पे तो एवरी ईयर अपना डिडक्शन लेते जाओ। अगर आपने पे किया है या नहीं किया है आप एवरी ईयर लेते जाओ। आप एक साथ मांगोगे हम आपको नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ करंट ईयर का करंट ईयर में माइनस करने दे सकते हैं। आई मीन प्रीवियस ईयर का आपको माइनस करने दिया जा सकता है असेसमेंट ईयर में। मतलब यहाँ पे अगर आपने 3 साल में से 2 साल का करंट ईयर में पे कर दिया और आपने बोल रहे हो कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसका आपने पे नहीं किया, तो भी हम लोग 45,000 ही आपको माइनस करने देंगे डिडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ईयर मटेरियल है, मतलब ईयर मेरे काम का है। अगर मैंने अमाउंट पे नहीं भी किया है तो चलेगा, पेबल बेसिस पे हम लोग उसको काउंट कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग मान के हम लोग चला लेंगे। लेकिन यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, मेरे साल का ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? मतलब आप गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट लेना है तो एवरी ईयर आप उसका डिडक्शन लेते जाओ। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स का क्या था, जब भी आपने पे किया है, मतलब ओनर ने जब पे किया रहेगा तभी आपको माइनस करने हम देंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस तो मैम। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है। म्युनिसिपल टैक्स आप तभी माइनस करोगे जब भी आपके ओनर ने उसको पे किया होगा। सो यू विल गेट योर नेट एनुअल वैल्यू। तो उसमें से बाद आपको 2 डिडक्शन माइनस करने हैं, 2 डिडक्शन दैट इज 30%। 30% ऑफ एनएवी दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, एंड आपको मिलेगा 24B का डिडक्शन हाउसिंग लोन पे, ये जो पेबल बेसिस पे है। सो आपको इसके बाद क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? यस मैम। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मेट क्लियर हो जाता है, थियोरी भी ऑलमोस्ट क्लियर है यहाँ पे मेरी। पर थोड़ा सा मुझे और डिस्कशन करना है, 5-10 मिनट का थियोरी और है, तो वो हम लोग कल कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है? ज्यादा है नहीं ये टॉपिक में, इतना कुछ है नहीं ज्यादा जितना सैलरी का था। अगर आप देखोगे ना तो पूरे टैक्स में अगर आप वो 5 हेड्स की अगर डिस्कशन करना चाहते हो तो 5 हेड्स में से एक इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये दोनों बहुत लेंथी टॉपिक है, लॉ वगैरह बहुत है इसके अंदर जो आपको याद रखने जैसा है। ठीक है? लेकिन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स में जैसा इतना कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कवर अप हो जाएंगे आपका फटाफट। क्योंकि हम लोग ने हाउस सैलरी में बहुत सारे लॉ देखे हैं, अलाउंसेस बहुत मिल रहा है, डिडक्शंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देखे थे हम लोग ने, बहुत सारे देखा वहां पे। यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है जितना हम लोग ने अभी देखा। फॉर्मेट देख लिया, थोड़ा मीनिंग देख लिया कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है। जैसे कि हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि बेसिक चार्ज क्या है इसका 22 का। मैंने आपको ये फर्स्ट पॉइंट बताया कि देयर शुड बी अ लैंड प्लस स्ट्रक्चर अटैच टू इट, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट था, खाली लैंड नहीं चलेगा, इसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड मैंने आपको बोला कि लीगल ओनर होना चाहिए, ओनरशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओनरशिप, लीगल ओनरशिप एंड बेनिफिशियरी ओनरशिप। तो यहाँ पे लीगल ओनर की बात चल रही है। सेकेंड, हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर योर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का नुकसान होता है यहाँ पे। तो उसके बाद हमने जीएवी का ये फॉर्मेट देखा पूरा कैसे, लाइक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इतना ही सॉल्व करना है आपको। फिर हमने 1 बाय 1 देखा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स क्या है, रिडक्शन आपको 2 कैसे मिलने वाला है नॉल। आपको लास्ट फाइनल जो मिलेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। क्लियर हो गया ये यहाँ तक हम लोग ने जो देखा? ग्रॉस प्रॉपर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग ने कैसे कंपेयर किया,
fair rent or municipal value whichever is higher and compare with standard rent whichever is lower. lower, और फिर ये एक्चुअल रेंट मिलेगा, तो वो जो लोअर रहेगा उसको higher. आपको कंपेयर करना है विचएवर इज हायर. तो आपका ये जो होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेटेड का फॉर्मेट था. फिर हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे जो आप लोग ने खुद ने सॉल्व किए और मुझे जीए भी निकाल के बताया. सो हम लोग ने यहाँ पे वो देख लिया. क्लियर है यहाँ तक सब लोग को? Yes, ma'am. ओके. फिर म्युनिसिपल टैक्स के टाइम पे आप याद रखना कि पेड बेसिस पे होना चाहिए. म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पेड बेसिस पे होना चाहिए. आपने हमारे करंट ईयर में जितना पे किया होगा हम आपको माइनस करने देंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% मिलेगा ही. अगर आपने घर के पीछे कुछ खर्चा किया है, एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हो, तो आपको उसका माइनस करने दिया जाएगा. फिर मैंने लास्ट आपको बताया कि आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो पे करना है वो सिर्फ आप करंट ईयर का माइनस कर सकते हो, चाहे आपने उसको पे किया हो या नहीं किया हो. सिर्फ हमारे डिडक्शन जो मिलेगा वो आपको हमारे प्रीवियस ईयर का ही डिडक्शन मिलेगा. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करना बाकी है, ज्यादा नहीं है, 5-10 मिनट का डिस्कशन होगा और 2-3 पॉइंट है जो आपको कवर अप करने हैं यहाँ पे. उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Okay. ठीक है. तो आज के लिए इतना बस. टुडे इज इनफ. विल कंटिन्यू टुमारो. ओके. Okay. ओके. बाय बाय.